नमस्कार मित्रों, मैं ओनली सिविल सेवक टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 23 मार्च 2021 को द इंडियन एक्सप्रेस में आज की चर्चा का विषय देख लेते हैं। पहला विषय है, हमारे साइंटिस्टों ने यानी CSIR और CSIO के साइंटिस्टों ने एक ऐसी मशीन डेवलप की है जो कोरोना वायरस को एयर से ही खत्म कर सकता है। मतलब एयर में, जैसे हमारी AC होती है, AC में क्या फंक्शन होता है, AC पहले एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेती है, फिर उसको कंप्रेस करके यानी ठंडा करके फिर एटमॉस्फेयर में वापस कर देती है, जिससे हमारा कमरा है जहाँ भी AC लगी होती है वहाँ ठंडा हो जाता है। ऐसा ही इक्विपमेंट हमारे साइंटिस्टों ने बनाया। उन इक्विपमेंट में क्या होगा कि वो एयर को पहले अंदर लेगी, सक करेगी, और उसमें कुछ सेंसर्स लगे होंगे जो सेंसर से डिटेक्ट कर लेंगे कि उसमें बैक्टीरिया या वायरस है या नहीं। अगर बैक्टीरिया वायरस है तो उसमें अल्ट्रावायलेट रे जनरेट होगी। वो रे मतलब वो किरण, जो प्रकाश होगा, वो सारे वायरसों को मार देगा, और जो शुद्ध हवा होगी उसको फिर से वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। इस तरह वो जहां भी लगा होगा ये इक्विपमेंट, वहां पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्लियर रहेगा। मतलब एटमॉस्फेयर क्लियर रहने का मतलब क्या है, जो वायरस होंगे वो धीरे धीरे करके सब मार दिए जाएंगे अपने आप। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन आता भी है किसी, मान लीजिए मॉल में, तो जब भी वो उसके अगल बगल से गुजरेगा तो वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है सांस लेगा। वो सांस लेगा तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसे वायरस जो होंगे जो बाहर आ जाएंगे। तो ये मशीन उसको डिटेक्ट कर लेगी और डिटेक्ट करके उसे सक करके अपने में, एयर जैसे AC सक करती है उसे सक करके उसे मार देगी, जिससे वो बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, कम से कम लोग इन्फेक्टेड होंगे। और ये कहीं भी लगा सकते हैं। इसके फ्यूचर यूज बहुत अच्छे हैं। जहाँ पॉल्यूशन हो रहा हो वहाँ हम लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज में, मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में, मेनली खास तौर पे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे कोरोना का इलाज हो रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है इसको लगाना, इसलिए वहां पर भी लगा सकते हैं। मतलब ये सबसे अच्छी चीज है हमारे लिए। और क्या है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंडिजीनियसली डेवलप, यानी भारत में ही डेवलप है, इसलिए खर्चे बचेंगे और फ्यूचर में भी इसकी कई सारी यूज होंगी। और इसकी हेल्प से, इससे जो हमें डाटा मिलेगा उससे हम इसको और अच्छा बनाएंगे, और ये फ्यूचर में भी अगर किसी तरह का वायरस ऐसा आता है तो उससे लड़ने में भी हमारे लिए सहायतामंद होगा। अगली बात है गांधी प्राइज के बारे में, गांधी पीस प्राइज। ये प्राइज गांधी जी के 125वें जन्मदिन पे सन 1995 में भारत सरकार ने शुरू किया। ये हर साल किसी न किसी एक को दिया जाता है। इस साल यह पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, जो कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनको ये पुरस्कार इस साल दिया जाएगा। और इससे पहले 2019 में ओमान के सुल्तान कुबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया था। ये पहली बार है जब किसी को पोस्टथॉमसली, मतलब मरणोपरांत, ये पुरस्कार दिया जा रहा है। वरना अभी तक सब कुछ जिंदा जो लोग थे उन्हीं लोगों को दिया जाता था। कौन से लोग ये डिसाइड करते हैं कि पुरस्कार किसमें दिया है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मतलब उस पद पे जो भी रहेगा वही होगा। जैसे एक सीजीआई जो भी रहेंगे उस टाइम पे वो होंगे। एक होंगे ऑपोजिशन के लीडर जो होंगे वो रहेंगे। इसके साथ में बिंदेश्वर पाठक थे, जिनको 2016 में पुरस्कार, ये शांति पीस, गांधी पीस प्राइज दिया गया था। ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर भी हैं। नेक्स्ट है, सेबी ने एक जो 81 बॉन्ड होता है उसके जो नियम थे उसको थोड़ा हल्का कर दिया है। तो इसमें जानने की बात है 81 बॉन्ड होता क्या है। देखिए, बैंक्स क्या करते हैं, पहले कुछ तो पैसा हमसे लेते हैं, यानी हम जो जमा करते हैं वो पैसा, और कुछ पैसा वो RBI से लेते हैं। इसके बावजूद भी अगर उनको पैसा कम पड़ता है तो वो खुद ही बॉन्ड रिलीज करते हैं कि ये बॉन्ड कुछ लोग खरीद लीजिए और उसके हम बाद में आपको पैसा देंगे। 81 बॉन्ड्स के फायदे क्या होते हैं बैंक के, इसका कोई कंडीशन नहीं होती, मेच्योरिटी का कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि मतलब जब भी आप चाहें आप ले आएंगे, लेकिन एक होता है कि इतने टाइम लिमिट के बाद लाइएगा। दूसरी चीज क्या होती है, इसको कॉल ऑप्शन दिया जाता है। कॉल ऑप्शन मतलब अगर बैंक ने, मान लीजिए RBI ने किसी को दिया था, अब SBI ने एक कुछ 81 बॉन्ड निकाले थे, अब 2 साल बाद वो खुद ही कॉल करती है कि हम लाओ, हमें वो बॉन्ड हमारे वापस कर दो, हम आपको पैसे दे देते हैं। तो उसका जो भी होगा वो पैसा वापस कर देगी। कॉल ऑप्शन मेनली होता है, इसका कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। सेबी क्या चाह रही थी कि कोई मेच्योरिटी पीरियड बना दिया 10 साल। उसके बाद अगर अगले 6 महीने, 10 साल का मेच्योरिटी पीरियड पूरा होता तो उसके 6 महीने में आप उसे 20 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। जब 20 साल का पूरा होता तो उसके 6 ही महीने में आपको ये करना होगा कि हम इसको 30 साल इस तरह का बढ़ा सकते हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ऐसे सारे नॉर्म्स मत बनाइए जिससे बैंकों पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए 81 बॉन्ड को जो भी कंडीशन है वो ऐसा ही रहने दीजिए। ये 81 बॉन्ड मेनली आया कब था, 81 बॉन्ड को सबसे बड़ी बात है बैंक लगाते क्यों, लागू क्यों करते हैं ऐसी चीज। एक बासेल नॉर्म्स होता है। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड वाइड आया था तो स्विट्जरलैंड के शहर बासेल में एक फाइनेंस रिलेटेड एक नॉर्म्स बनाए गए थे। ऐसे 2 नॉर्म्स पहले बनाए चुके थे, एक नॉर्म्स और बनाया गया था इसी बासेल नॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आज जो है पूरी दुनिया के बैंक किसी न कहीं से एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि सिर्फ उस समय अमेरिका में रिसेशन आया था, लेकिन उस रिसेशन का पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ा था। ऐसे सभी बैंक रिलेटेड है, इसलिए एक
बताया गया कि सारे बैंक को कुछ ऐसा करना चाहिए, यही बासेल नॉर्म्स है। ये 2008 में लागू किया गया था। दूसरी चीज है, आरबीआई ने एक 5 मेंबर का पैनल सेट किया है। ये पैनल क्या करेगा? ये पैनल ये बताएगा कि किन पर्सन्स को या प्राइवेट पर्सन या कंपनीज को हम लाइसेंस दें कि वो अपना बैंक खोल सकते हैं। ये जो पैनल बना है उसके जो मुखिया हैं वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, श्यामल गोपीनाथ। स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, इस कमेटी का नाम दिया गया है। इस कमेटी में सभी जो फाइनेंस सेक्टर के जो दिग्गज लोग हैं, कोशिश की गई है उनको रखा जाए और वो ये बताएंगे कि किनको लाइसेंस देना चाहिए और किन टर्म्स कंडीशन देना चाहिए। एक सुझाव जो बहुत पहले दिया जा रहा है कि जिन लोगों को दिया जाए उनके पास कम से कम 500 करोड़ रुपए तो जरूर होने चाहिए। दूसरा सुझाव ये है कि जिन कंपनीज को दिया जा रहा है वो अपनी जो भी वर्थ है उसका 10% से ज्यादा का बैंक न खोलें। मतलब अगर मान लीजिए किसी की 1 लाख करोड़ रुपए वर्थ है तो वो सिर्फ 100 करोड़ वर्थ की एक बैंक खोलें और उसी वर्थ को लगा के वो चलाएं। अगर मान लीजिए वो कंपनी नहीं चलती है, वो कंपनी का बैंक नहीं चलता जिस खोलते हैं, तो वो उस घाटे को झेल सकें। ऐसा ना हो कि बैंक भी चला जाए और कंपनी भी चली जाए। इस घाटे से बचने के लिए ये एक सुझाव दिया जाता है। अगली खबर है, देखिए गिग इकोनॉमी के बारे में। गिग इकोनॉमी ऐसी होती है जैसे हमारे यहाँ उबर हो गया, ओला हो गया, जोमेटो हो गया, इनमें जो काम करते हैं वो गिग इकोनॉमी, ऐसी वर्क गिग इकोनॉमी होती है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो काम करते हैं ना, वर्कर्स को कोई किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं देते। किसी तरह की सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि वर्कर जब काम करेगा तो पैसा मिलेगा, वर्कर जब काम छोड़ देगा तो उसको किसी तरह की सिक्योरिटी और नहीं हुई कि उसको कोई पेंशन मिले या कुछ और मिले। जबकि और क्षेत्रों में, जो प्राइवेट क्षेत्र ही क्यों ना हो, जैसे टीसीएस है या कंपनियां है, सरकारी जॉब हो, उसमें कई सारे सोशल सिक्योरिटी होते हैं। जैसे हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, कुछ हेल्थ के और टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। दूसरा होता है पेंशन स्कीम्स होती हैं कि अगर जब आप रिटायर होंगे, जब आप जॉब छोड़ेंगे तो कुछ पेंशन मिलेगा। या होता है कुछ पैसा पहले से ही वर्कर से लिया जाता है, कुछ पैसा गवर्नमेंट जमा करती है, दोनों जमा करके ढेर सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, एक निश्चित टाइम पे उसको हम निकाल सकते हैं। ये सारे सोशल फायदे होते हैं। लेकिन गिग इकोनॉमी जैसे ओला उबर जब तक काम किए, वरना फिर कुछ नहीं मिलता है। और इसमें और कई घाटे। ये डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म है। डिजिटल लेबर मतलब ऐसा नहीं है कहीं आपको जाके फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ये वहीं ऐप पे ही अपना ऐप रजिस्टर कीजिए, उसमें काम करिए। ये कहने को तो पार्टनर कहते हैं, लेकिन पार्टनर जैसा कोई बिहेव नहीं रखते हैं। दूसरी चीज, कुछ घाटे ऐसे डायरेक्ट जो वर्कर्स को होते हैं, ये जब भी होता है आईडी सस्पेंड कर देते हैं। मतलब कंपनी सस्पेंड कर देती है अपनी तरफ से, बिना कारण बताए कर सकती है। पावर एसिमेट्री, मतलब वर्कर कह भी नहीं सकता कि आपने हमारी आईडी क्यों सस्पेंड कर दी। दूसरी चीज क्या है, कहने को पार्टनर कहते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं और कोई सोशल भी फायदा देते नहीं है, जबकि इनसे जो फायदा कमाते हैं वो अपने पास रखते हैं। सारी टर्म्स एंड कंडीशन वो कंपनियां ही डिफाइन करती हैं उनके हिसाब से। यहाँ तक कि वर्क कैसे काम करना ये भी डिफाइन करती हैं। देखिए, कहने को कहते हैं कि जब मर्जी आइए और तब चले जाइए, लेकिन जो फायदा है कि मतलब अगर आप कम से कम 8 घंटा काम नहीं करेंगे, 10 घंटा काम नहीं करेंगे, तब तक आपको मिलेगा नहीं। इतने नंबर ऑफ ऑर्डर जब तक आप पूरे नहीं करेंगे तब तक आपको जो बेनिफिट्स होते हैं, इंसेंटिव होते हैं, वो नहीं मिलेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में अगर आप नहीं ऑनलाइन रहेंगे तो नहीं मिलेंगे। ये सारी कंडीशन कही जाती है। और इसके बावजूद भी ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल भी करे, किसी भी एक कस्टमर ने अगर रेटिंग डाउन कर दी तो ऐप पूरी रेटिंग डाउन कर देता है। मतलब उसको जो इंसेंटिव होते हैं उतने नहीं देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो किसी को 8 घंटे का है तो 8 घंटे में ही वो सारे ऑर्डर पूरे हो जाते हैं। कई बार नहीं पूरे होते तो वर्किंग आवर बहुत लंबा हो जाता है। और दूसरी बात, अगर किसी को कोई समस्या हो, खासकर वर्कर कोई समस्या होती है, तो कोई ग्रीवांस का मैकेनिज्म है ही नहीं। फोन करते रहते हैं या जो भी इनका मेथड है, कोई इनको बहुत ही कम चांस होते हैं जो मिले। जो कामराज का है, जो बेंगलुरु के हैं, उनका इसलिए सॉल्व हो गया क्योंकि वो मीडिया में आ गए और सारी बातें हो, इसलिए उनका मुद्दा सॉल्व हो गया है आसानी से। लेकिन और बहुत सारे लाखों ऐसे हैं जो वर्क करते हैं लेकिन उनका मुद्दा सॉल्व नहीं होता है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए पिछले साल भारत सरकार ने कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी पास किया है, खासकर इन्हीं गिग इकोनॉमी में जो लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए, जिससे उनको भी फायदा मिल सके। अगली बात है इंडिया और पाक रिलेशन के बारे में और इंडिया बांग्लादेश। इंडिया पाक का रिलेशन 2 दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इंडिया बांग्लादेश का करते हैं। मेनली इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन इस समय अपने ऑल टाइम पीक पर है, गोल्डन एरा में है। कैसे? पाकिस्तान तो काउंटर टेररिज्म में हमारा कोई भी सहयोग करने को तैयार नहीं होता इस समय है, उसके अपने कारण हो सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश पिछले 10 साल से हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, जिससे बांग्लादेश और भारत में रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं और अच्छे हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एज ए टूल इस्तेमाल करती है, जबकि बांग्लादेश ऐसा नहीं करता है। और साथ में ही पाकिस्तान ने पिछले 3 दशकों से इंडिया को बहुत सारे जख्म दिए, जबकि ऐसा बांग्लादेश के साथ नहीं हुआ। बांग्लादेश जब से 1971 में बना है तब से भारत ने उसका सहयोग किया है और बांग्लादेश ने भी कोई खास हमको घाटा नहीं दिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ है। इससे होता क्या है कि दोनों देश एक दूसरे से जो इशूज होते हैं उसको पास कर सकते हैं। जैसे माइनॉरिटीज के इशू हो गए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो गया कि लोग आ जा सकते हो, वाटर शेयरिंग हो गया कि रिवर का कितना पानी लेना है, ये सब बातचीत करके हल हो जाता है। जबकि कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान हमेशा अड़ा रहता है
और उसके कारण बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, दोनों देशों को भी फायदा पहुंचाते हैं, वो मुद्दे हल नहीं हो पाते हैं। और अगर ये मुद्दे नहीं हल होते हैं तो जब बात ही नहीं होगी तो ट्रेड का कोई चांस घट जाता है, एक दूसरे की तरफ आने जाने का चांस घट जाता है, और दूसरे का सहयोग करने के भी चांस घट जाते हैं, क्योंकि जब बात नहीं होगी तो अगर कोई नियम नहीं बचेगा तो एक देश से दूसरे देश में कोई किसी तरीके का रिलेशन कैसे सही रह सकता है, ये नहीं हो सकता। अगर एक दो देश के बीच रिलेशन सही है तो उस रीजन में भी रिलेशन बिगड़ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और कहा जाता है इंडिया के कारण ही एशिया के इस हिस्से का डेवलपमेंट कम से कम हो पा रहा है। पाकिस्तान इतने सारे मूवमेंट ले रहा है कि नहीं हमें इंडिया से सुधारने चाहिए, उसका एक ही कारण है कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उसके पास इकोनॉमिक प्रेशर भी इस समय बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ कही जाती है कि अगर परसुइंग नेशनल वेलबींग चाहिए हमको, मतलब नेशनल सब देश का भला हो, तो इसके लिए उस पूरे क्षेत्र में भला होना चाहिए। अगर क्षेत्र का भला होगा, जिस क्षेत्र में भी वो देश है, तभी हो सकता है। अगर वहाँ अशांति फैली रहेगी, किसी तरह का अविश्वास रहेगा, तो उसका भला कैसे हो सकता है। अगर किसी भी बॉर्डर पर लड़ाई हो रही हो तो वहाँ के लोग ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये हम इंडिया के साउथ और नॉर्थ हिस्से में देख सकते हैं। इंडिया का साउथ वाला हिस्सा ज़्यादा फ्लोरिश करा है, क्योंकि वहाँ वार एंशियंटली मतलब इतिहास से ही कम हुए, जबकि नॉर्थ में हमेशा वार ही होता रहा है, तो यहाँ की उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जबकि साउथ में बहुत ज़्यादा है। ऐसा देशों में भी होता है। नेक्स्ट चीज़ है बैड बैंक के बारे में बताया गया। बैड बैंक एक अच्छा चाल है। चाल है का मतलब अच्छा मूवमेंट हो सकता है। क्यों बैड बैंक होते कौन से हैं, पहले तो यही जान लेते हैं। बैड बैंक वो बैंक होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है जिनको हम पैसा जमा करते हैं, वो बैंक किसी को लोन देता है। अगर वो कंपनी बाय द चांस डिफॉल्ट कर जाती है तो अब वो जो कंपनी है वो जिस कंपनी ने लोन दिया था उस कंपनी की हो जाती है, लेकिन जिस बैंक ने लोन दिया था उस कंपनी की हो जाती, जिस बैंक ने लोन दिया था कंपनी उस बैंक की हो जाती है। लेकिन बैंक का काम किसी कंपनी को चलाने का नहीं है, उसका काम है सिर्फ पैसा इकट्ठा करना और फिर पैसा किसी को लोन में दे देना। और ऐसे में बैंक का जो एफिशिएंसी है घट जाती है। तो इसलिए सभी बैंकों ने ये सोचा है कि हम ऐसा करते हैं, एक अलग से बैंक ही बना देते हैं जो सिर्फ ये स्ट्रेस होगा, उसी लोन को लेके उसका निपटारा करेगी। इसमें फायदा क्या होगा, देखिए बैंक तीन तरह से बैंक लोन को कम करते हैं, दिखा बैलेंस, तो वो राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब ये होता है कि बैंक मान लीजिए 100 करोड़ कहीं एक कंपनी में डूब गया है, तो अब उसे सिर्फ अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लेकिन पीछे से वो उसकी रिकवरी का चांस कोशिश करते रहते हैं। एक वेव अप होता है, मतलब पूरी तरह उसको माफ कर देते हैं। तीसरा होता है रिकंस्ट्रक्शन में होता है कि वो जो कंपनी होती है, ठीक है, वो कहती है कि हमारा लोन जैसे हम अभी नहीं चुका पाए तो हम 6 महीना बाद चुका देंगे, तुम्हारे 6 महीने के लिए। अभी पैंडेमिक के टाइम में ये तो खूब चला, लेकिन घाटे क्या है कि अब धीरे धीरे रिकवरी कर रही है तो बैंक पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि बैड लोन बना दिया जाए। जो भी बैड लोन है, बैड बैंक बना दिया, जो भी बैड लोन है उसको बैड बैंक को दे दिया जाए, वो अपनी तरफ से ले लेंगे। और बैड बैंक से मान लीजिए 100 करोड़ हमने उसे दे दिया कि 100 करोड़ का लोन आपको लेना, उससे हम 20-30 करोड़ ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि बैंक का जो घाटा है वो घट जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा उनको फिर से लोन दे सकेगी और पैसा कमा सकेगी। और बैड बैंक का सिर्फ एक काम रहेगा कि जितने भी ये सब बैंक जो भी कंपनियां डूब गई हैं उनको किसी न किसी तरह उनको बेच के पैसा निकालना है, जैसे भी उनको चला के जैसे भी निकाल लेना। तो इससे बैंक का जो नॉर्मल बैंक और बैड बैंक में दोनों डिफरेंस हो जाएगा, सबका अपनी अपनी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। कहा जाता है कि शुरुआत में 15% कैश में ले लेंगे और 85% सॉवरेन गारंटी के रूप में ले लेंगे, जिससे जो हमारे बैंक है उनका भी घाटा ना हो और बैड बैंक का भी घाटा ना हो, उसका भी फंक्शन चलता रहे। एक अनुमान के तहत अगर इसको हम लागू कर दें तो तकरीबन 1.5 गुना फायदा होगा जनता को और बैंक को दोनों। 2017 के बजट में ही नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात की गई थी, उसी के तहत ये बैड बैंक बनाए जाएंगे। अब ये जब तक बन जाएंगे तो समझिए सब अच्छी बात, तो फिर से बात करेंगे। अगला विषय है जो हमारे कोर्ट्स में वैकेंसीज हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारे हाई कोर्ट में है, और उसमें इलाहाबाद में। टोटल जो सभी हाई कोर्ट्स में सीटें हैं वो 1080 सीटें, जिसमें से 661 सीटें पे तो वर्किंग है, मतलब 661 जज हैं और 419 जजों की पोस्ट खाली, लगभग 40% जज की पोस्ट खाली है। हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा 64 जजों की खाली है। अब हाई कोर्ट में सिलेक्शन होता कैसे, मतलब जज बनते कैसे? पहले हाई कोर्ट कॉलेजियम वो एक नाम देते हैं, नाम राज्य सरकार को देते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार को देती है, केंद्र सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट को देती है, सुप्रीम कोर्ट उसे सही करती है, तो फिर वो फिर से केंद्र सरकार के पास जाती है, केंद्र सरकार के पास फिर राज्य सरकार के पास आती। तब उन्हें सब इतनी लंबे प्रोसीजर के साथ होता है। और ये कहा गया है कि कम से कम जब पोस्ट खाली होने उसके 6 महीने पहले ही हमको ये कर लेना चाहिए, जिससे जब पोस्ट खाली हो तो एक नया जज वहां हो जाए, लेकिन ये हो नहीं पाता। आर्टिकल 217 में ये हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में कहा गया, फिर भी ये टाइमली हो नहीं पा रहा है। इसके बावजूद एक और समस्या होती है कि एससी कॉलेजियम जब भेजता है उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी क्लियरेंस लेना होता है, अंदरली ये भी क्लियरेंस होता है। दूसरी चीज, अभी कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि किसी जज ने कितना अच्छा काम किया है, ये नहीं पता लगा सकते। तीसरी बात और क्या अभी समस्या है कि वे जो वीमेन्स है, महिलाएं हैं, वो हायर कोर्ट्स में कम से कम है, मतलब उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। ये सारी समस्या, इन सबको हमें डील करना चाहिए कहीं ना कहीं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दो और बातें हैं कि आज शहीद दिवस है, और दूसरी बात आज 1 साल समझिए कोरोना को पूरे हो गए हैं। आज से 1 दिन पहले ही शुरू हुआ था, तो आज समझिए 1 साल पूरा हो गया, यही है। और बाकी का कुछ भी नहीं। आज वाटर डे भी है, वर्ल्ड वाटर डे है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके प्यार के लिए और सहयोग के लिए बहुत बहुत